मैं आकाश स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे द्वारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज 48 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। तो जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये दे रखा है कथन। इसका कारण क्या बताया इसमें कि कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल है। ये बात तो आपको पता ही है दोस्तों। तो कृषि जब हम करते हैं तो कीट और पीड़क, जो कीड़े होते हैं और पीड़क होते हैं, जो कृषि को वृद्धि से रोकते हैं, कृषि को करने से रोकते हैं किसानों को, तो उसके लिए दिया गया है। ये दे रखा है, इसमें कारण दे रखा है। अब हमें नीचे के कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, उनका उत्तरों का चयन करना है। ऑप्शन ए देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें बताया कि ए और आर मतलब जो कथन दे रखा है, कारण दोनों सही है, और जो कथन है, कारण जो है उसका कथन का पुष्टि करता है, सही व्याख्या करता है, ऐसा दे रखा है इसमें ए में। दूसरे में क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा क्या दे रखा ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा क्या दे रखा है, ए गलत है और आर सही है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैन धर्म में पंच महाव्रत का सिद्धांत चलता था। पंच महाव्रत का सिद्धांत में क्या था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत थे। उसमें अहिंसा था और ये क्वेश्चन अहिंसा से पूछा है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि अहिंसा पर जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल दिया गया। और कृषि में कीट और पीड़ों को हत्या तो होगी, उससे अहिंसा भी होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों ए होगा, क्योंकि ए जो कथन है उसकी आर द्वारा व्याख्या सही की जा रही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहे हैं और दोनों बात सही है, इसलिए इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। कथन क्या है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का उदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ये बात दे रखी है। उसका कारण क्या दे रखा है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि प्राचीन भारत में जब मौर्य काल था तब तो सामंती व्यवस्था का इतना उदय, मतलब सामंती व्यवस्था का उदय ही नहीं हुआ था। उसके बाद गुप्त काल में सामंती व्यवस्था को हमने देखा। किस रूप में देखा, यह भी बताते। तो आपको पता ही है कि ब्राह्मण हुए, विद्वान हुए, धार्मिक संस्था हुए, इन सभी को भूमि दी जाती थी। और भूमि दी जाती थी, इसके अलावा सैनिक अभियान जो हुए उसके दौरान ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई। और गुप्त काल में क्या है, सामंत बाद का विस्तार ज़्यादा हो गया। उसका रीज़न एक ही था कि हम वेतन की जगह भूमि का टुकड़ा देते थे कि उनको, सेना को। भूमि का टुकड़ा देते थे और इसी ने जो सामंतवाद की जो प्रवृत्ति थी उसे बढ़ाया था, ये बात सही है। और इसी के कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान से हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल हुआ था, सैनिक अभियानों से हुआ था।
और दूसरा दे रखा है कथन, इसका कारण दे रखा है कि गुप्त काल में साम्राज्य व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था। ये भी बात सही है, बिल्कुल विस्तार था। तो इसका आंसर भी ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें भी यही दे रखा है, कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है, उसकी पुष्टि करनी है हमको। तो देखते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। अशोक जो था, अशोक महान जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बताया कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य के जोड़ लिया था। इसका कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत में जो रास्ता आता था स्थानीय और समुद्री मार्गों से, उसको नियंत्रित करता था। मतलब कलिंग के बारे में बताया। तो आपको पता है दोस्तों, जो प्राचीन भारत की हम जब बात करते हैं, प्राचीन भारत के टाइम के समय कलिंग जो था उसका ज़्यादा महत्व था, महत्व बहुत अधिक था। अब इसका रीज़न भी है कुछ। इसका रीज़न ये है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि ये दक्षिणी जो भारत है से आने वाले स्थलीय और समुद्रीय मार्गों को नियंत्रित करता था। और यही कारण था कि अशोक ने कलिंग को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। अब ये हमने पढ़ा है, मतलब ये देखा है। तो देखो इसी प्रकार इसमें दे रखा है, कलिंग मौर्य साम्राज्य की जोड़ दिया था, मौर्य साम्राज्य को जोड़ दिया। और कलिंग, और उसका कारण दे रखा है कि कलिंग दक्षिणी भारत में आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। दोस्तों इसका आंसर यही होगा, ये बिल्कुल इसकी पुष्टि करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर भी ये हो गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या है, हम उसको कथन को पढ़ेंगे, फिर उसके कारण को जानेंगे और उस प्रकार इसका आंसर निकालेंगे। उसकी व्याख्या बिल्कुल उसकी पुष्टि भी करता है ये। इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं हम, पद 51वां, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किनके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जब प्रथम जो सैनिक शासन जो स्थापित हुआ वो ग्रीकों, मतलब यूनानियों के द्वारा व्यवहार में लाया गया। और ये सबसे पहले सिकंदर अपने जो क्षेत्र थे, जीते हुए क्षेत्र, अपने जीते हुए क्षेत्र को सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। तो इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। और सिकंदर जो था वो ये ग्रीक, जिन्हें हम यूनानी भी कहते हैं, शासक था जिसने अपने क्षेत्रों को जब जीता था तो उसे एक सैनिक शासन के रूप में व्यवहार में लाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो जैसा कि आपको पता ही है, सिकंदर जब इंडिया में आया था, इंडिया की तरफ आया था, तो उस टाइम क्या है, नंद वंश था। और नंद वंश का शासक उस टाइम धनानंद था। और उसी टाइम की ये बात कर रहा है कि उत्तर भारत में उस टाइम किस वंश का शासन था? तो दोस्तों उस टाइम नंद वंश का शासन था। और इस नंद वंश के शासन का जब धनानंद का
नंद वंश का शासक उस टाइम कौन था? धनानंद। धनानंद। इसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, और शुंग वंश के बाद कवर्ण वंश आया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? कि पहली बात तो ये है कि सिकंदर ने जब हमला किया था उत्तर भारत पर, तो उस टाइम राजवंश कौन था? नंदवंश। ये तो निकल ही गया। और नंदवंश को किसने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आया था उसने धनानंद को पराजित किया, और धनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना के बाद फिर मौर्य वंश का मतलब उसको मौर्य वंश को किसने समूल नष्ट किया? तो मौर्य वंश को दोस्तों, मौर्य वंश को अगला शुंग शासक आया, उसने नष्ट किया। और शुंग शासन के बाद कौन सा शासन आया? तो कवर्ण शासन आया। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल दोस्तों, होयसल जो स्मारक हैं वो पाए जाते हैं, ऐसे पूछा है इसमें। तो इसमें देखते हैं हम कि होयसल के बारे में पूछा है। और होयसल जो थे, होयसल इनकी राजधानी थी वेलूर। प्राचीन काल में जब होयसल के बारे में कहते हैं तो उसकी राजधानी वेलूर थी, परंतु बाद में क्या हुआ? हेलुवुड ये बन गई। तो इसमें पूछा है होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो हेलुवुड और वेलूर। इसका आंसर दोस्तों बी, क्योंकि इसकी जो होयसलों की राजधानी थी पहले वेलूर थी, उसके बाद में हेलुवुड हो गई थी। इस प्रकार इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? मतलब इसका कौन सा सही है? तो इसमें दे रखा है ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दे रखा है, और हड़प्पा सभ्यता में दे रखा है कि चित्र दूसर मृदबाण। तो दोस्तों आपको पता है ये तो नहीं है, क्योंकि चित्र दूसर मृदबाण जो थे ये उत्तर वैदिक काल में थे। चित्र दूसर जो मृदबाण थे वो उत्तर वैदिक काल में थे। अगला दे रखा है गांधार कला, और उसका दे रखा है कि कुषाण वंश। दोस्तों बिल्कुल सही है ये। कुषाण वंश के समय गांधार कला ज़्यादा उस टाइम की थी, इसलिए इसका आंसर तो बी है। वैसे इसका आंसर बी है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं कि अजंता चित्रकारियाँ, इसमें दे रखा है मुगल वंश। तो अजंता चित्रकारी जो थी ये मुगल वंश नहीं थी, बल्कि ये गुप्त काल में थी। अगला दे रखा है मराठा, दे रखा है उसका पहाड़ी चित्र। तो पहाड़ी जो चित्र शैली थी ये मुगल से संबंधित थी। तो इस प्रकार हमको निकालना है कि सही कौन सा था। कुषाण वंश में जो थी वो गंधार कला शैली विकसित हुई थी, और ये बात सही है, तो इसमें यही निकालना था। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की, ये बताया है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की ये बताया है, और कारण दे रखा है वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ए ही होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं फिर भी। तो देखो हर्षवर्धन ने, ये बात तो सही है कि हर्षवर्धन ने जो संसद थी हर्षवर्धन की समिति जो हुई थी वो प्रयाग में हुई थी। इसके अलावा कन्नौज में भी हुई थी, उसमें प्रयाग दे ही रखा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और स्वयं हर्षवर्धन ने ही ये प्रयाग वाली ये जो समिति थी, संसद थी, इसे आयोजित किया था। और ये दे रखा है इसका कारण कि वह बौद्ध धर्म की
केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाया जाता था। दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म प्रचलित में थे। उसमें पहले हर्षवर्धन हिंदू धर्म को मानता था, बाद में अपना धर्मांतरण करके इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इसमें देखा कि महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि लोकप्रिय मतलब उसने बौद्ध धर्म को तो अपनाया, पर यह बात सही नहीं है कि उसने महायान शाखा को ही लोकप्रिय बनाना चाहता, क्योंकि वो उस टाइम सबसे ज़्यादा बात हुआ धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी। तो धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी, तो इसमें महायान जो शाखा थी उसको लोकप्रिय बनाना चाहता था। ये बात सही है, लेकिन केवल, तो ये बात सही नहीं है केवल, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता की बात है तो केवल तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार पहला कथन सही है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में ए सही है, आर गलत है। ये बात सही है, इसका आंसर सी है। ये सही है, आयोजित तो की थी, पर आर गलत है, क्योंकि इसने केवल शब्द क्या है, पढ़ो देख, केवल जब आ गया, केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म अपनाया, ये बात सही है, पर उसने केवल महायान लोग जो शाखा थी बौद्ध धर्म की उसको ही लोकप्रिय बनाना चाहता था, ये बात सही नहीं है, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता की भावना उस टाइम थी, सभी धर्मों को समान की बात, इसलिए इसका आंसर सी होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की। सीलोन श्रीलंका को बोलते थे प्राचीन काल में, जो वर्तमान में श्रीलंका है, इसको सीलोन बोलते थे। तो पूछा कि चोल राजा कौन था जिसने सीलोन पर प्रथम मतलब सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। प्रथम तो नहीं लिखा इसमें, सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, राजेंद्र जो था इसने 1017 ईस्वी में सीलोन जीता। इससे पहले सीलोन को राज प्रथम ने आधा भाग जीता। मतलब इससे पहले प्रयास राज प्रथम ने किया था, लेकिन वो आधा ही भाग जीत पाया, जबकि राजेंद्र जो था इसने 1017 ईस्वी में सीलोन पर अधिकार कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों राजेंद्र सी होगा, मतलब इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे देखते हैं हम कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसके की गई। तो कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुई थी उस समय को किसने मतलब क्या बोलते हैं कि अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, उस टाइम अध्यक्षता करने वाला वसुमित्र था। अब हमें इनको क्या है कि हम एक एक को देखते हैं। अब देखते हैं हमें एक एक को। देखो, प्रथम बौद्ध संघ, इसका आंसर तो आ गया है वसुमित्र, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। प्रथम में राजगृह में हुई थी, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, अजातशत्रु उस टाइम शासन था। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है। अगली द्वितीय जो बौद्ध संगति थी ये हुई थी
383 ईस्वी पूर्व में, पहली बात तो। स्थान मतलब कौन जगह, वैशाली में हुई थी। राजा कौन, अध्यक्ष कौन था, शावा कामी। और राजा कौन था, कालाशोक। अब तीसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं, तृतीया की। कब हुई, 251 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र में। शासक अशोक था। अगला देखते हैं हम, चौथी बौद्ध संगति, जिसमें क्वेश्चन में पूछा है। ये फर्स्ट ईस्वी प्रथम शताब्दी में हुई थी। जगह कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था, तो इसमें दो अध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष। और किसके काल में हुई थी, तो एक कनिष्क के काल में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी बौद्ध संगति बता दी किसके काल में हुई थी। तो प्रथम हुई थी राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप था और अजातशत्रु उस टाइम राजा था। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। और दूसरी बौद्ध संगति के बारे में दोस्तों हम देखते हैं। और दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। सावा कामी इसका अध्यक्ष था और कालाशोक उस टाइम राजा था। तीसरी के बारे में पढ़ते हैं। 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था और अशोक के समय हुई थी। चौथी क्वेश्चन में पूछा ही है, तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कुंडल वन में हुई थी और इसके दो अध्यक्ष थे, वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र इसको ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर है वसुमित्र। किसके समय हुई थी, तो कनिष्क के समय हुई थी दोस्तों। इस प्रकार हमने चार बौद्ध संगतियाँ बता दी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगली बार कोई सी बौद्ध संगति से आपको यदि प्रश्न आता है तो आप हल कर पाएंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक सूची दी गई है, उसको मिलान करना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये है 58। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेरिकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं किया गया, मतलब उन पर उल्लेख नहीं किया गया है। आपको इसमें दे रखा है गाय, हाथी, बाघ, गेंडा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि मोहरों पर जो था, गाय का तो बिल्कुल नहीं दे रखा, गाय तो नहीं है। किस किस का नहीं है, मतलब है जिनका तो पता ही होगा आपको, किस किस का नहीं है। तो गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, ये तो है ही नहीं है किसी में भी। बाकी एक सिंगी जो बैल है उसका जरूर इस पर चित्र है, इसकी जो मोहरों पर जो चित्र है एक सिंगी बैल का जरूर है। तो इसमें का इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ये हड़प्पा से पूछा है। अगला क्वेश्चन मिलान का अब आया है। सूची एक दे रखी है जिसमें प्राचीन स्थल दे रखे हैं। सूची 2 पुरातात्विक खोज मिली है, वहाँ से क्या मिला है ये सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही करना है। तो लोथन, जैसा कल के प्रश्न में हमने देखा, लोथन से गोदीवाड़ा मिला है 2, 1 का 2 अभी 2 में है, ऐसे देखना पड़ेगा ऑप्शन में। कालीबंगा से आपको पता है दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेत के हिसाब से मिले हैं ये, क्योंकि आप जब 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का वो है ईंट, मनके और अस्थियाँ। उसमें फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है बाकायदा इसके बारे में। तो इस प्रकार इसका ये 2 तो मिल गए। अब धौलावीरा से क्या मिला है दोस्तों, धौलावीरा से जो मिला हुआ है, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह का एक शिलालेख मिला है। तो सी का 4 ये रहा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर होगा, और अगला देख लेते बनावाली से क्या मिला है।
तो पकी मिट्टी वाली बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसमें का आंसर दोस्तों इसका बी है। तो अब हम ये पता लग गया कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सीधा उठा के दे दिया इसमें। और न्यू एनसीईआरटी का जो 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, उसमें सीधा दे रखा है कि कहाँ से क्या मिला है, लोथन से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, बनावली से क्या मिला है। तो दोस्तों हमको एनसीईआरटी का महत्व अब पता चल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, उसका महत्व बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सही है ये नहीं पूछा, सही नहीं है। क्वेश्चन को ये भी देखो क्या दे रखा है, सही नहीं है। हम क्या जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सही कर देते हैं, नहीं है नहीं पढ़ते। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, सिंगणबेला वेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये बात तो सही है कि श्रवण वेला गोला जो स्थित गोमतेश्वर है उसकी प्रतिमा जैन के तीर्थंकर तो दर्शाती है, लेकिन इसमें दे रखा है अंतिम, और अंतिम कौन था, महावीर स्वामी। यही गलत है बस, इसमें इसको नहीं दर्शाती है, बल्कि ये जो है गोमतेश्वर वाली प्रतिमा है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, उसको दर्शाती है। और यही क्वेश्चन पूछा है, सही नहीं है। हमको मिल गया पहले में, आंसर तो मिल गया हमको, लेकिन अब बाकी गलत क्यों है ये भी तो देखना है ना हमको। तो दोस्तों गलत क्यों है देखो, क्वेश्चन सही नहीं पूछा है, बाकी सही क्यों है आगे वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और उस मठ का नाम है तवांग मठ। और तवांग जो मठ है ये तवांग नदी घाटी पर स्थित है, तवांग कस्बे के निकट पास में बसा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार ये दे रखा है इसमें जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ये सही बात है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जिसका नाम तवांग मठ है, और ये तवांग घाटी में एक कस्बा के पास स्थित है। तो इस प्रकार ये बात तो सही बात है। अब खाजुराय के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए, तो बिल्कुल ये भी बात सही है कि खाजुराय का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं ने ही बनवाए थे। और चंदेल राजाओं ने 10वीं से, चंदेल राजाओं के बारे में देख लेते हैं, 12वीं शताब्दी के मध्य में भारत में शासन किया, ये बात तो सही है। और उस मंदिर का निर्माण जो किया था, खाजुराय के मंदिर का निर्माण वो किया था 950 ईस्वी में। और इसके अलावा सॉरी दोस्तों, चंदेल राजाओं ने जो बता रहे हैं कि इसमें कि चंदेल राजाओं ने जो इसका निर्माण जो किया था ये किया था 950 से और 1050 के बीच में किया था। अब इसमें पूरा वो नहीं दे रखा है कि कब किया था, लेकिन ये दे रखा है कि 950 से और 1000 ईस्वी के बीच किया था चंदेल राजाओं ने। और यही इसमें ऑप्शन में दे रखा है हमको, खाजुराय के मंदिर जो था वो चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी इसी प्रकार अगला क्या है, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो होयसल का जो मंदिर है ये शिव को तो समर्पित है, ये बात तो सही है। कैसे, जैसे ये कर्नाटक में स्थित है, पहली बात तो कर्नाटक में स्थित है, और ये कर्नाटक के हालेबिंदु नामक स्थान पर स्थित है।
और इसे राजा विष्णु वर्धन के काल में 12वीं शताब्दी बनाया था। दोस्तों हमको एक क्वेश्चन का जो आंसर हमको मिल तो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमको शुरुआत में मिल गया, लेकिन हम उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में तो जाने। आखिर सॉल्यूशन मतलब किसी भी पेपर को करने से फिर मतलब क्या निकलेगा, तो वो तो हमको जाने ना, उसको हमको निकालना है, यूज़ ज़्यादा करना है, कहाँ यूज़ हो सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर तो ये तो हो गया, लेकिन हमने इनके तीनों के बारे में पता किया और उसके बाद एक क्वेश्चन और हुआ है। अगला क्वेश्चन है 61 कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था। इसके बारे में दिया गया है कि पबरन जो समारोह था वो क्या आयोजित किया जाता बौद्ध मठों में, वो क्या था, इसके बारे में दे रखा है। ऑप्शन देखो, संघ परिनायक और धर्म और विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर था। अगला ऑप्शन देखते हैं, हम। तो अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं को दिए जाने अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला दे रखा है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध धर्म में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र धारण किए जाते थे। अगला दे रखा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित होने का अवसर था, जो ऋतु वर्षा के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास को चुनने की बात कह गया था। दोस्तों इसका आंसर तो होने को तो बी है, हमको पढ़ने तो पूरे पढ़ेंगे ना, बी कैसे है देखो दोस्तों। तो बौद्ध धर्म में क्या था कि जो पबरन जो समारोह था, पबरन नामक जो समारोह था, उसमें क्या था, उसमें ये था, पहली बात तो ये 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को आयोजित किया था। पहली बात तो ये माना जाता था। इसमें क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो वर्षा ऋतु में क्या है, बौद्ध भिक्षु कहीं जाते नहीं थे, तो वर्षा ऋतु में क्या है बिहारों में प्रस्थान करते थे, मठों में प्रस्थान करते थे, वहीं रहते थे। तो मठों में प्रवास करते थे और उस टाइम क्या करते थे, ये अपने जो अपराध किए उनका पश्चाताप करते थे, और यही परंपरा जो थी ना, यही पबरन समारोह में होती थी। और यही दे रखा है इसमें बी में, अपराधों को स्वीकार करते थे कि मैंने जो अपराध किए स्वीकार करते थे, अपना पछताव करते थे, और यही क्वेश्चन का आंसर बी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु पूछी। अब देखो दोस्तों, पूछ लिया ना शायद से कि मुद्रा राक्षस के बारे में पूछ लिया, उसकी विषय वस्तु के बारे में पूछ लिया, तो ये तो फैक्ट है दोस्तों, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और ये बात तो सही है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में से, प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है इस बुक में। एक आर्य राजकुमार और एक कबीले महिला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताया गया है। तीसरा दे रखा है डी दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसका आंसर है डी, इसका जो आंसर है ये है डी, कि जो विशाख दत्त द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस जो है, इसमें उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्थान और शक्ति के विषय में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विजय प्राप्त की, नंदों के विनाश करके
किस प्रकार उन्होंने शासन प्राप्त किया और किस प्रकार अपने शासन का विस्तार किया, ये इस बुक में दिया गया है। और इसकी विषय वस्तु ही पूछी हमसे, तो ऐसे फैक्ट तो ना आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। गुप्त काल हुआ, उस दिन भी बताया था मैंने, गुप्त काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, हड़प्पाकालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संस्कृति, उनका साहित्य, कला, वास्तुकला, मतलब ये मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। मतलब क्या है कि हर्ष ने जो दक्षिणावर्ती में वो किया था, तो उसको रोकने वाला कौन सा शासक था? तो दोस्तों उसको रोकने वाला चालुक्य नरेश। एक तो पहली बात तो चालुक्य शासक था, और उसका नाम क्या था? तो पुलकेशन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को दक्षिणावर्ती आगमन से रोक दिया था। तो इसका दोस्तों बी आंसर है। तो दोस्तों हमने अभी यहीं तक क्वेश्चनों को करेंगे, और हमने क्वेश्चनों को इसलिए किया है कि क्वेश्चनों को करने का तरीका तो आना ही चाहिए आप, लेकिन क्वेश्चन को डिमांड क्या पूछ रहा है उसका एक वो देखो। आप पहले क्वेश्चन को पूरी शांतिपूर्वक पढ़ो, क्योंकि कई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था 60 नंबर का, इसमें क्या दे रखा है देखो, सही नहीं है, और हम क्या पढ़ते जल्दीबाजी में, सही है, तो ये बड़ा गड़बड़ी है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद उसके उत्तर पर पूरे ऑप्शनों को पढ़ के उसके आंसर पर जाइए हम, तो तब हमारा क्वेश्चन का करने का कोई महत्व निकलेगा। वरना क्वेश्चन कितने भी करो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।